हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो का जो अध्याय है अपना 18वां लेसन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य के बारे में। यह हमारे इस अध्याय का छठा वीडियो है और शायद ये हमारा इस अध्याय का लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है इस अध्याय में। इस अध्याय में अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, उनके घटकों के बारे में पढ़ा, फिर जैविक घटक, जलवायु घटक, उसके अलावा अपन ने कई प्रकार के पारिस्थितिकी स्तूप पढ़े हैं, खाद्य एवं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल भी पढ़े हैं अपन। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जो मैं हर बार कहता हूँ कि एक नियम है जिसे पारिस्थितिकी दक्षांश का नियम कहा जाता है, जो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पढ़ा। उसके बाद अपन ने अनेक अपघटन, उत्पादकता, दक्षता के लिए कुछ सूत्र, विभिन्न स्तरों पर सूत्र, दक्षता ज्ञात करने के सूत्र पढ़े और फिर एक स्तर से दूसरे स्तर की तुलना करते हुए हमने कई सारे सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं अपन इस बारे में। ये क्या होता है? ये होता है हमारे जो जब अपन ने अपघटन की अभिक्रिया पढ़ी थी तब अपन ने इसको पढ़ा था। अपघटन की अभिक्रिया में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बड़े बड़े मांसाहारी जब मर जाते हैं किसी और के द्वारा, ठीक है, चरम या शीर्ष जो मांसाहारी होती है जी, ऐसे मांसाहारी जिनको कोई और अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता कर सकते, अर्थात जिन्हें कोई और नहीं खा सकता, उन्हें चरम या शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। जब वो मर जाते हैं तो जमीन पर उनके अपघटन का कार्य कौन करता है? उनके अपघटन का कार्य सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, लघु उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता कहा जाता है जिन्हें, वो करते हैं। वो इनके अपघटन का कार्य करके इनके अंदर के अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? पुनः वातावरण में भेज देते हैं। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनको तो मुक्त करके इनके शरीर के अंदर को मुक्त करके क्या पुनः भेज देते हैं वातावरण में, तथा इनके अन्य कुछ कार्बनिक भागों और अन्य चीजों को वो अपघटन करके जमीन में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जमीन में ह्यूमस का निर्माण करता है और फिर वो पौधे की जड़ों द्वारा क्या होते हैं, जो भी पदार्थ शेष मांसाहारी में थे वो पुनः क्या करते हैं? पौधों में आ जाते हैं। फिर पौधों से उपभोक्ता, उपभोग से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता, फिर से अपघटन की अभिक्रिया। जो वातावरण में जो वायु के अंदर जो मिक्स हुए थे अपघटन क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो वायुमंडलीय पदार्थ है जो शीर्ष मांसाहारियों से मुक्त करके वायुमंडल में मिक्स किए गए थे, वो भी वापस पौधों से अर्थात उत्पादक से फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, फिर एक बार चरम शीर्ष उपभोक्ता, फिर अब वो चरम शीर्ष वाले उपभोक्ता होते हैं वो मरते हैं। फिर उनकी अपघटन क्रिया द्वारा वही जो हरे पादपों द्वारा जो ग्रहण किए गए थे पहले जो तत्व, खनिज तत्व, वो सब क्या होते हैं? पुनः वापस जमीन के अंदर, वायुमंडल के अंदर पौधे के प्राप्त करने योग्य अवस्था में आ जाते हैं। तो ये एक चक्र लगातार चलता रहता है। अब ये होता कैसे? ये होता है जीव और जमीन के हिसाब से। अब जीवों और भूमि के मध्य क्या होता है? एक खनिज पदार्थों का चक्र चलता रहता है, जिसमें अब जमीन से भूमि से क्या होता है? जीवों को ग्रहण किया जाता है, जीवों द्वारा ये सभी खनिज पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं और फिर जीवों से वापस अपघटन अभिक्रिया पुनः कहाँ आ जाते हैं? अपने जमीन के अंदर, भूमि के अंदर आ जाते हैं। तो भूमि जीव भूमि, भूमि जीव, जीव भूमि, ये लगातार एक चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, उल्टा नहीं होता है। और पोषक पदार्थों का परिसंचरण, पारिस्थितिकी तंत्र के दो ही मूल तत्व हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा लिख देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों
तथा भूमि के मध्य विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अर्थात जीवों को अपन सजीवों से ले सकते हैं, पेड़ पौधों से, जीवों से वापस जमीन भूमि में आ जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा है जैव भू रासायनिक चक्र की। देखिए, दो तरीके के मूल घटक होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के। एक तो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह तथा दूसरा कौन सा है अपना खनिज तत्वों का पुनः चक्रण। ये दोनों पारिस्थितिक तंत्र के मूल घटक हैं। ये दोनों क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के मूल घटक है। अर्थात एक देशीय ऊर्जा प्रवाह और अर्थात ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, उत्पादक से कहां? उत्पादक से उपभोक्ताओं में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ऐसा नहीं है कि पहले उत्पादक में हुआ फिर मांसाहारी उनको खा ले, फिर मांसाहारी को कोई और खा ले, उल्टा। अर्थात उल्टा या इधर उधर दो तीन दिशाओं में नहीं होता है, इनका क्या एक ही दिशा में होता है। उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, वापस ये चक्र चलता रहेगा। और पुनः चक्रण तो होता है जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। खनिज तत्वों की पथ के आधार पर इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो गैसीय प्रकार और दूसरा है स्थलीय अवसादी प्रकार। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। किसको? जैव भू रासायनिक चक्र को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? परिसंचरण के, परिसंचरण पदार्थों के भ्रमण पथ के आधार पर, भ्रमण पथ के आधार पर, भ्रमण पथ के आधार पर अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है पहला है गैसीय प्रकार। अब इसमें विभिन्न प्रकार के गैसीय जो पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरे कार्बन, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो चक्र होता है, ये गैसीय रूप में। अभी ये कैसे वायुमंडल की ये जो गैसें होती है वो पौधों को प्राप्त होती है, पौधों से फिर कैसे वो कहाँ जाती है? अपने उपभोक्ताओं में जाती है, और फिर किस प्रकार से वो वापस ऐसे जमीन के अंदर आती है, वायुमंडल में आती है, किस प्रकार से वो प्राप्त होती है। तो ये गैसीय प्रकार का जो चक्र होता है, जो गैसों से होकर घूमता है, वो ऐसा जैव भू रासायनिक चक्र होता है। गैसीय प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। दूसरा है स्थलीय अवसादी। इनका जो प्रमुख होता है, दूसरा जो है अपना स्थलीय या अवसादी प्रकार। अब इसमें तो देखिए O2 का चक्र हो गया, नाइट्रोजन का चक्र हो गया, CO2 का चक्र हो गया, ठीक है। अब स्थलीय या अवसादी प्रकार के अर्थात जो इन्हें जो ये जमीन से शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत कहां से होती है? जमीन के अंदर से होती है। अर्थात ये जमीन के पोषक तत्वों से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर चट्टानों से
शुरुआत होती है इनकी, अर्थात उत्पादकों को ये जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ, खनिज पदार्थ जो क्या करते हैं जमीन से उत्पादकों को, पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं, ऐसा जैव भू रासायनिक चक्र स्थलीय या अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आगे देखिए, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब इनके अंदर अपन तीन प्रकार के जो चक्र पढ़ेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, तीन प्रकार के अपन चक्र पढ़ेंगे। एक तो नाइट्रोजन चक्र, एक सल्फर चक्र और एक कार्बन चक्र, सॉरी फास्फोरस चक्र। सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन चक्रों के बारे में। अर्थात नाइट्रोजन का चक्रण किस प्रकार से हमारे यहाँ पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% तक नाइट्रोजन है, 79 कह सकते हैं, 78 होती है, ठीक है। 78% तक जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 78% समझते हैं अपन कौन सा, अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और पौधे के लिए सबसे आवश्यक जो पदार्थ है, जो कैसे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कह सकते हैं, या कई अन्य पौधे जो उत्पादक हैं, आधार है प्रत्येक खाद्य श्रृंखला और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का जो आधार है पौधे उत्पादक, उनको सर्वाधिक मात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए कोई तत्व है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और है भी कई सारी मात्रा में। लेकिन वायुमंडल की ये जो 78% नाइट्रोजन है वो पौधे के लिए एकदम बेकार है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों के अंदर, उत्पादकों के अंदर मुक्त नाइट्रोजन को, अर्थात जो N2 है ऊपर, उसको डायरेक्ट अर्थात मुक्त रूप से पौधे उत्पादक नहीं यूज कर सकते, उपयोग ही नहीं कर सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में ग्रहण करता है, शुद्ध मुक्त नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक। तो देखिए, अब नाइट्रोजन को मुक्त रूप से ग्रहण नहीं कर सकता तो उनको यौगिकों में बदलना पड़ता है। नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ एक जैसे अपन ने मटर के पौधे में जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, एजेटोबैक्टर राइजोबियम, ये जो जीवाणु पाए जाते हैं वो मुक्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल देते हैं, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है आगे, वो फिर पौधों द्वारा अपनी जड़ों से ग्रहण नाइट्रेट के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, उत्पादकों से जंतुओं से वापस कमाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो एकमात्र स्रोत नाइट्रोजन का कौन सा है, वो है N2 का स्रोत है वायुमंडलीय। कहां पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है सबसे, ठीक है। ये अब इस वायुमंडल का उपयोग, ठीक है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अनेक जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, अब ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो इसको नाइट्राइट में बदलते हैं पहले, फिर इसको नाइट्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। फिर ये कहां प्राप्त होती है, किनको प्राप्त होती है, पौधों, किनको प्राप्त होती है, पौधों को प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारी क्रिया है, ये जो पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
ये नाइट्राइट, नाइट्रेट से फिर पौधे में नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन का यौगिक है, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया होती है उसे नाइट्रोजन नाइट्रीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। और ये नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने को अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कब कहा जाएगा? जब ये जो जीवाणु होते हैं पौधे के जड़ों में, राइजोबियम, ये जीवाणु क्या करते हैं? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ये पौधों की जड़ों में उपस्थित रहकर मुक्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं? पौधों के उपयोग लेने युक्त नाइट्रेट में बदल देते हैं। अर्थात अब ये पौधों को यहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पौधों को प्राप्त हो जाती है। फिर पौधों से ये कहाँ जाती है? पौधों से ये फिर जाती है, पौधे उत्पादक है, फिर ये उपभोक्ता में जाती है। कहाँ जाती है? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर जाती है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद चरम मांसाहारी, वहां जाती है। ठीक है, चरम मांसाहारी के अंतर्गत जाती है। अब चरम मांसाहारियों के द्वारा फिर ये होती है अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया। जो अपघटक होते हैं इनको वापस जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको तोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ एक अपघटक क्या होते हैं? इनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया, इसमें बदलते हैं, अमोनिया, सॉरी, उसको अपन किसमें बदलते हैं? अमोनिया में बदलते हैं। और अमोनिया के रूप में अमोनिया आगे जाकर फिर से किसमें बदल जाती है? नाइट्रेट के। फिर से अमोनिया आगे चलकर कहां बदल जाती है? ऐसे लिख देते हैं अपन इसको चक्कर बनाने के लिए। अमोनिया से ये फिर से नाइट्रीकरण, नाइट्राइट, फिर से ये नाइट्रेट और नाइट्रेट के बाद ये कहां जाती है? जो स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, नाइट्रीकरण स्थिरीकरण वाले जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसको पौधों को पुनः प्रदान कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से बन जाए इसलिए। ये पौधों से कहाँ जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर कहाँ जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता, फिर कहाँ जाता है? तृतीयक उपभोक्ता, और फिर ये चरम मांसाहारी में जाता है। तो अपघटक अर्थात ये सब नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में क्या करते हैं? यहाँ पर पौधों को प्राप्त होती है नाइट्रोजन वायुमंडल की, फिर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया द्वारा जो भी नाइट्रेट के रूप में बदला जाता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ से पौधों को फिर क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, इसे अपन शाकाहारी, फिर ये तीनों ही मांसाहारी। फिर चरम मांसाहारी में जब ये वापस नाइट्रोजन यौगिक के रूप में चरम मांसाहारी में पहुंच जाती है तो अपघटक जब ये मर जाते हैं तो इनको अपघटकों द्वारा इनके अंदर का जो अमोनिया होता है वो नाइट्रेट में बदलते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पुनः जमीन के द्वारा, भूमि के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? पौधों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। फिर कई एक क्रिया होती है जो क्या होती है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रीकरण था, अर्थात वायुमंडल के नाइट्रोजन को वो पौधे के उपयोग योग्य नाइट्रेट में बदल रहा था। यहाँ विनाइट्रीकरण का मतलब है कि यहाँ जो अपघटकों द्वारा क्या होता है? चरम मांसाहारी में से वो नाइट्रोजन को यौगिकों को उसमें से तोड़कर नाइट्रोजन अलग करके पुनः कहाँ भेज दी जाती है? वायुमंडल में भेज दी जाती है।
अब ये विनाइट्रीकरण के लिए भी कई सारे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु होते हैं, वैसे विनाइट्रीकरण के लिए भी कई सारे जीवाणु होते हैं जो अपघटक का कार्य करते हैं। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन का चक्र। नाइट्रोजन का ये चक्र होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन का चक्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में पूछा। आगे जब अपन जॉब की तैयारी करेंगे तो जनरल साइंस जहां भी आएगी और एग्रीकल्चर में तो हर जगह आएगी, क्योंकि ये खेती के रूप से बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन चक्र महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो केंचुए को, जैसे जो केंचुआ होता है उसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो आधार होती है पौधे का, पूरी खाद्य श्रृंखला का ही आधार अपन बोल सकते हैं इसको। क्योंकि जो उत्पादकों को अपन खाद्य श्रृंखला का आधार बोलते हैं, उनको भी ऊर्जा के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए इस चीज का होना जरूरी है, इस चीज का होना जरूरी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अपन देखते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र था, इस प्रकार से होता है। एक बार फिर से देखते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन कितनी है, लगभग 78% की जो नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्ट पौधे के उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है। ये नाइट्रोजन नाइट्राइट में बदली जाती है, फिर नाइट्रेट में बदली जाती है। ये जो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये कई सारे जीवाणुओं द्वारा होती है, जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ठीक है, ये होते हैं। ये नाइट्रोजन वायुमंडल से यौगिकों के रूप में पौधों को प्राप्त होती है, पौधों से फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में जाती है, फिर चरम मांसाहारी में जाती है। चरम मांसाहारियों में जाने के बाद ये जब चरण मांसाहारी जब मर जाते हैं तब क्या करते हैं, ठीक है, अपघटक इनको तोड़ने का कार्य करते हैं, इनको छोटे छोटे भागों में बांटने का कार्य करते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन का मुक्त होकर वापस वायुमंडल में भेज दी जाती है, ये प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। कुछ एक अपघटक क्या करते हैं, इन्हीं जो भी नाइट्रेट इनके अंदर चल रही थी लास्ट तक, इस नाइट्रेट को वापस अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से पुनः नाइट्रेट में बदल कर क्या करते हैं, जमीन के अंदर भेज दिया। अब आप ये सोचोगे सर इसके अंदर तो नाइट्रोजन थी नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, उसको अमोनिया में क्यों बदला, अमोनिया से फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में बदला है वापस, तो नाइट्रेट को नाइट्रेट ही रहने देते, नहीं। ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, अपघटक होते हैं, वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन जो मुक्त रूप से नहीं ले सकते। अब ये जो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो घटक होते हैं, वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, वो उन्हें अमोनिया के रूप में, फिर उनको बदलने वाले नाइट्राइट में बदल, और फिर जाकर वापस पुनः किस में बदलता है, नाइट्रेट में, और पौधों के उपयोग के लिए काम में आता है। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए अगला जो हमारा चक्र है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था। अगला जो हमारा चक्र है वो है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र ये जो चक्र हमने समझा था, या आगे आप जो चक्र समझेंगे, इन चक्रों को ऐसे तो बनाना ही है, लेकिन अगर इन पर बड़ा सवाल आ जाए हमारे अगर एग्जाम में, तो हमें अच्छे से लिखना भी है इनके ऊपर। अब कैसे लिखना है कि हाँ, जैसा अपन इसमें रेखा चित्र में चक्र में देखते हैं वैसे लिखना है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन उपयोगी ये नहीं होती है, उसको फिर कैसे बदला जाता है, कौन बदलता है, कैसे फिर वो आगे गति करता है। इस प्रकार से आपको कोई बड़ा सवाल पूछा जाता है, चक्रों में से बड़ा सवाल पूछा जाता है। क्योंकि इस अध्याय में अगर बड़ा सवाल बनाने के कोई चांसेस बनते हैं सबसे ज्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन पर है। वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही टॉपिक है जिनसे 4 या 5 नंबर का बड़ा जो निबंधात्मक सवाल होता है वो बनता है। जैसे एक तो खाद्य जाल से बन सकता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनसे कोई दे सकता है आपको, ठीक है, बाकी कोई बड़ा नहीं है।
बाकी दूसरे ये नाइट्रोजन चक्र है जो बड़े हिसाब से बड़े सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे अपन अब देखते हैं फास्फोरस का चक्र। फास्फोरस देखिए, ये हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ये वायुमंडल में नहीं पाए जाते, ये चट्टानों से कहा जाता है अपक्षय या अपरदन द्वारा। अर्थात ये पहले तो चट्टानों में पाया जाता है, फिर चट्टानें जब टूटती है अर्थात वायु में पानी के बहाव से हवा के बहाव से क्या होता है, ये इनका अपरदन होता है। तो ये कहाँ जाते हैं, ये समुद्रों में चले जाते हैं। ठीक है, पानी के साथ बहेगी, समुद्र में उड़ के भी जाएगी, कहीं समुद्र में पहुंच गई। ठीक है, समुद्र में पहुंचने के बाद ये समुद्री मछलियों द्वारा खाई जाती है। फिर ये कहां पहुंचती है, देखिए अपन इसको चक्र के द्वारा ही समझते हैं। सबसे पहले तो ये चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें होती है, ज्यादातर पानी में पाई जाती है अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी चट्टानों के द्वारा इनका अपक्षय या कह सकते हैं अपरदन होता है। अर्थात पानी के तेज बहाव से, हवा के तेज बहाव से चट्टानों के ऊपर की जो भूमि होती है, ऊपर की जो परत होती है, वो धीरे 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 नष्ट होती जाती है, धूल मिट्टी के रूप में बदलती रहती है। इसे अपन अपक्षयन या अपरदन कहते हैं। ये अपरदन वायु द्वारा, पानी द्वारा कहीं से हो सकता है। ठीक है, तो आगे फिर ये अपक्षयन से इनके अंदर अवसादी चट्टानों के ऊपर जो इनके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है, ये फास्फोरस पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ये अपक्षयन क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, ये घुलनशील फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, घुलनशील फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है। घुलनशील फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है, अर्थात फास्फोरस के एक यौगिक जो पानी में घुलता है उसमें बदल जाता है। अब पानी में समुद्रों में घुल गया है तो ये कहाँ जाता है, ये समुद्री मछलियों द्वारा खा ली जाती है। समुद्री मछलियों द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। मछली, समुद्री मछली द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। समुद्री मछलियां ग्रहण करती है, फिर समुद्र में मछलियां छोटी छोटी होती हैं, उनको कई सारे जो हवाई पक्षी होती हैं, चील, बाज, वो समुद्र में ऐसे अपनी चोंच से इन मछलियों को पकड़ कर क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। जिससे आगे ये कहा चली जाती है, पक्षियों में चली जाती है। कहाँ चले जाते हैं, पक्षियों में। ये जो फॉस्फेट था वो पक्षियों में चला जाता है। या फिर समुद्र की मछलियां होती हैं, वो वापस क्या होती है, अंदर ही मर जाती है, बाहर आके तो मरती नहीं। ठीक है, अंदर मर जाती है, वापस तो सड़ गल कर इनका अपघटकों द्वारा फिर से इनको तोड़ा जाता है, तोड़कर फास्फेट वापस पानी में मिला दी जाती है, जिससे ये घुलनशील अवस्था में फास्फेट वापस यहाँ से ऐसे चक्र के रूप में घूमती रहती है। फिर ये घुलनशील फास्फेट कहाँ पहुंचती है, ये घुलनशील फास्फेट पादपों में जाती है। इनके पानी द्वारा ये पादपों में चली जाती है, पौधों में चली जाती हैं। फिर इन पौधों को अगर कौन खाए, जंतु, इन पौधों को जंतु खाए। इन पौधों को क्या खाते हैं, जंतु खाते हैं। इन पौधों को जंतु खाते हैं। फिर जंतुओं से ये, इन जंतुओं को मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के द्वारा ये पुनः डायरेक्ट जंतु की डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है, या पादपों की मृत्यु होती है जब, ठीक है, जंतु की मृत्यु होती है तो वापस ये कहां चली जाती है, फास्फेटीकरण जीवाणुओं के पास। फास्फेटीकरण जीवाणु क्या होता है, ये जंतुओं के अंदर, पादपों के अंदर इनकी मृत्यु के बाद जो जीवाणु फास्फेट होती है उनको मुक्त करने का, इनके शरीर से मुक्त करने का कार्य करते हैं। अर्थात ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, ये पादप एवं जंतुओं में चली जाती है और वहां से फिर पानी में, देखिए जब पानी के अंदर ये सब मर जाते हैं वापस, तो इनको वापस फास्फेटीकरण जीवाणु अपघटकों द्वारा पुनः किसमें, पानी के अंदर घुलनशील फॉस्फेट में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो ये है हमारा फास्फेट चक्र।
अब ये कैसे चलता है, ये चक्र का डायग्राम तो हमें बनाना ही होता है, फिर सवाल है। इसके अलावा हमें देखना भी होता है कि ये फास्फेट की जो अधिकतम मात्रा है वो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों के अपसरण या अपर्दन द्वारा वायु या जल के अपसरण या अपर्दन द्वारा क्या करते हैं, ये फास्फेट अपर्दन द्वारा ये फास्फेट क्या होती हैं, घुलनशील अवस्था में फास्फेट में बदल जाती है, पानी के अंदर घुलनशील अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इस घुलनशील अवस्था की फास्फेट को जब समुद्री मछलियां ग्रहण करती है, पक्षियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो वो आगे फास्फेट इन समुद्री मछलियों में पहुंच जाती है। जब ये समुद्री मछलियां पुनः मर जाती हैं तो ये वापस क्या हो जाता है, इनके अंदर का जो फॉस्फेट होता है वो वापस जल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ऐसी घुलनशील फास्फोर को पादप ग्रहण करते हैं, पादपों को जंतु ग्रहण करते हैं। ठीक है, पादपों को जंतु ग्रहण करते हैं तो जंतुओं तक पहुंच जाती है। फिर पादप एवं जंतु दोनों मरते हैं तो इनके मरे हुए मृत शरीर को अपशिष्ट पदार्थ को अपघटन द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन द्वारा फास्फेटीकरण जीवाणुओं द्वारा क्या करते हैं, ये इनको इनके अंदर के फास्फेट को वापस मुक्त करके पानी में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार फास्फोरस चक्र का क्या होता है, लगातार चक्र चलता रहता है, फास्फोरस तत्व का लगातार चक्र चलता है। इसी तरह अगला जो चक्र है हमारा वो है सल्फर चक्र। सल्फर में भी इसी प्रकार से होता है। सल्फर को अर्थात सल्फर को गंधक कहा जाता है। अब सल्फर वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन वो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात वो सल्फर मुक्त नहीं रह सकती, वो किसी न किसी यौगिक के साथ क्रिया करती है। तो वो सल्फर क्या होती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस प्रकार से सल्फर जो होती है वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाती है। इसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, शुष्क जमाव के रूप में वायुमंडल से नीचे की तरफ आती है, शुष्क बर्फ के रूप में, जमाव के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त होती है। ठीक, फिर पौधों द्वारा ग्रहण की जाती हैं। फिर शुष्क SO2 के रूप में ये जमीन पर आती है, वायुमंडल से जमीन के ऊपर आती है। फिर जमीन में मिक्स होने के बाद पौधों की जड़ों द्वारा उस उत्पाद को द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर से वही चक्र, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, फिर चरम मांसाहारी से क्या होता है, जब चरम मांसाहारी मर जाते हैं तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है, वापस तोड़ा जाता है। ठीक है, इन मृत मांसाहारियों को, पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद तोड़ते क्या होता है, इनके अंदर की जो सल्फर होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वापस या तो जमीन में आ जाती है, या अगर सल्फर और ऑक्सीजन अलग हो गई है तो दोनों, ऑक्सीजन तो अंदर रह जाती है, सल्फर जो होती है वो मुक्त होकर पुनः कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। देखिए इसको बना, इसको अपन आरेख के रूप में भी देख लेते हैं। गंधक, सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है या सल्फर चक्र। गंधक को हिंदी में क्या कहा जाता है, सल्फर कहा जाता है। ठीक है, सल्फर चक्र। ये सल्फर क्या होता है, वायुमंडल से ये जो सल्फर होती है वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, SO2 के रूप में पाई जाती है। कहाँ, वायुमंडल में। वायुमंडल में SO2 के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये शुष्क जमाव के रूप में पृथ्वी पर आती है। फिर यहाँ से ये किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, पादपों, किसके द्वारा, पादपों द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर आगे अपन जानते हैं पादपों या पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे अपन को पता है पादपों को कौन ग्रहण करते हैं, पादपों को जंतु ग्रहण करते हैं, अर्थात उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। उपभोक्ताओं से कैसे वो आगे चलती है, अपने हर एक चक्र में अपन को दिखाने की वो जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे किस प्रकार से चलती वो हमें पता है। उसके बाद होता क्या है, ये इनके जो मृत शरीर होते हैं, इनके जो
मृत शरीर होते हैं, चाहे तो पादप मर जाए और उसके अंदर वो सड़ गल के नीचे गिरा हुआ है, चरम मांसाहारी कोई भी, इनके मृत शरीर को क्या किया जाता है? अब इनको पादपों को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी या मांसाहारी खाते हैं, ठीक है। जब इनको जलाते हैं, ठीक है, अब कईयों में जीव जंतु को खाते हैं तो उनको जलाया जाता है। अगर ये जलते हैं, जलाते हैं तो श्वसन क्रिया या दहन क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, पुनः ये कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। यही कई शाकाहारी मांसाहारियों द्वारा क्या हो जाते हैं, मृत जो कार्बनिक पदार्थ है इनको अपघटक द्वारा पुनः कहाँ भेज दिया जाता है? पादपों में भेज दिया जाता है। अब ये नीचे आने का इनका जो तरीका है वो इस प्रकार से भी है। पादपों को अम्ल वर्षा के रूप में भी प्राप्त होती है। किसके रूप में? अम्ल वर्षा के रूप में ये SO2 सल्फर नीचे आती है, पादपों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये अपघटक द्वारा वापस पादपों को प्राप्त होता है। ऐसे ही लोह सल्फाइड के रूप में भी क्या होता है, ये जमीन से हमें प्राप्त होती है। जमीन के अंदर से, ये तो ऊपर वाली बात है वायुमंडल वाली। अब नीचे वाली बात भी अपन देख लेते हैं कैसे। देखिए, जो लोहा जमीन में पाया जाता है उसे लोहे के साथ सल्फर भी पाया जाता है। यह लोह सल्फाइड को आगे बदला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड में। किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में बदलता है। तो वायुमंडल से क्रिया करके वायुमंडल की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में बदलता है, वापस का सल्फर में बदलता है। किस में बदलता है? सल्फर में बदलता है। फिर ये सल्फर आगे टूटकर अकार्बनिक सल्फर में बदलता है। किस में बदलता है? अकार्बनिक सल्फर में बदलता है। और यह अकार्बनिक सल्फर फिर किसको प्राप्त होती है? पादपों को प्राप्त होती है। फिर पादपों से शाकाहारी मांसाहारी से वापस कहाँ आ जाती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड से वापस ऐसे भी बदल सकती है लोह आयस में। सल्फर से ये चक्र इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल सकता है। अकार्बनिक पदार्थ वापस किस में बदल सकते हैं? सल्फर में बदल सकते हैं। तो ये है हमारा सल्फर या गंधक का जो चक्र, सल्फर या गंधक का जो ये हमारा चक्र है। अब बहुत ही इजी है ये चक्र तो, ठीक है। बस नाइट्रोजन चक्र को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये तो बहुत छोटे छोटे चक्र हैं, बस इनको लिखने का, ये देख कर, ये चक्र याद करने के बाद अगर आप इनको लाइंस बनाकर, सेंटेंस बनाकर, वाक्य बनाकर अगर इनको लिख सकते हो तो आराम से आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते, ठीक है। और आराम से कॉपी भर के, क्योंकि बड़ा निबंधात्मक सवाल आता है तो अपन को काफी कॉपी भरनी पड़ती है, 1 2 3 पेज भरने पड़ते हैं। अगर अपन को ये पता है तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या था हमारा अध्याय, कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य। ये हमारा अध्याय था जो आज अपन ने कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर बायो का। अब तक अपन ने इस अध्याय में काफी पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं जल्दी से, ठीक है किया। इस अध्याय में हमने पढ़ा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र। नाम किसने दिया? इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नाम सर आर्थर टॉन्सले या टैंसले कहते हैं इसको, ठीक है, टॉन्सले कहते हैं। सर आर्थर टॉन्सले ने इसको नाम दिया था सर्वप्रथम। इसका नाम इकोसिस्टम किसने कहा था? इसको पारिस्थितिकी तंत्र सर आर्थर टॉन्सले ने कहा था। फिर इसके बाद अपन ने इसमें कई सारे घटक पढ़े, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़े। सबसे पहले तो अपन ने पढ़े प्रकार इसके, ठीक है। एक तो
स्थलीय, इसके प्रकार में अपन ने स्थलीय, जलीय, तीसरा अपन ने इसमें मानव निर्मित पड़ा। स्थलीय में वन, घास, मरुस्थल ये पड़ा। फिर एक तो मीठे पानी वाला लवणीय जलीय में, और खारे पानी वाला समुद्रीय पढ़ा अपन ने। मीठे पानी को भी 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक तो शरीर और एक था स्थिर, अर्थात बहने वाले जल का पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिर पानी का पारिस्थितिकी तंत्र। ये अपन ने इस अध्याय में पढ़ा था, इनके बारे में अच्छे से जानकारी। फिर इनके घटकों के बारे में पढ़ा, जैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक हैं, ठीक है, उनमें उत्पादक, उपभोक्ता, इनमें इन 5 जैविक घटकों को अपन ने 2 भागों में बांटा। एक तो उत्पादक, 3 भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक और उपभोक्ता को अपन वृहत जैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। वृहत यानी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उत्पादकों में को स्वपोषी कहा जाता है। उपभोक्ताओं को 3 भागों में, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फिर चरम मांसाहारी, ठीक है। इसके बाद लघु उपभोक्ता अपघटक के रूप में जो होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ घटकों के बारे में और पढ़ा अपन ने, जिसमें पारिस्थितिकी स्तूप बनता है। जीव भार के आधार पर, जीव संख्या के आधार पर, ऊर्जा प्रवाह के आधार पर अपन किस प्रकार से उसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी स्तूप बनता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने ऊर्जा के प्रवाह के बारे में पढ़ा। फिर खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में भी अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने विभिन्न प्रकार की उत्पादकता, अपघटन, दक्षता, इनके बारे में पढ़ा। और आज के वीडियो में हमने जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है और उससे संबंधित 3 चक्रों के बारे में अपन ने पढ़ा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के बारे में किस प्रकार से ये होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने इस अध्याय में 6 वीडियो में जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो बाकी आने वाली क्लासों में अपन एक नया अध्याय लेके आएंगे। अगले वीडियो में अपन एक नया अध्याय शुरू करेंगे और फिर से एक बार हम आपके साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया है समझ में आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करें, रिवीजन करें और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। अपने घर वालों के सपनों के लिए, खुद के सपनों के लिए, स्कूल और उनकी जो उम्मीदें हैं आप लोगों से, चाहे स्कूल के स्टाफ से हो, आपके पेरेंट्स से हो, आपके टीचर से हो, उनके पूरा करते रहे। पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ही उम्मीदों को पूरा करने का एकमात्र विकल्प है। तो आप इसमें कंटिन्यू लगे रहें, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।